तो कहानी की शुरुआत में हम सर्कस नाम के एक फिशरमैन को देखते हैं जो कि अक्सर मछलियां पकड़ने के लिए आया करता था, लेकिन कभी उसके जाल में ज्यादा मछलियां नहीं आती थी। सर्कस अपनी जिंदगी से परेशान है, लेकिन आज शायद उसकी किस्मत पलटने वाली थी। उसने जब अपना जाल पानी में डाला तो उसे वो बहुत भारी लगता है। ऊपर खींचने पर उसे पता चलता है कि ये कोई मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की है। सर्कस जल्दी से उस लड़की के पास जाकर उसे होश में लाता है। वो लड़की बुरी तरह घबरा रही थी। सर्कस उसे किसी तरह शांत कराता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। सर्कस उसे समझाता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही होगा। तब वो लड़की कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं दोबारा से पानी में कूद जाऊंगी। ये सुन सर्कस भी समझ गया कि जरूर इसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। सर्कस भी उसकी बात को मान गया। वो लड़की कहती कि मुझे कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर बहुत कम लोग हों। तब सर्कस भी उसकी प्रॉब्लम समझता है और उसे पास ही में अपनी माँ के घर ले जाता है, जो कि काफी पुराना टाइप का था। दोस्तों, दरअसल सर्कस की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो लड़की यहाँ आराम से रह सकती है। इसके बाद सर्कस उसे कुछ खाना देकर अपनी वाइफ के घर पहुंचता है। दोस्तों, सर्कस का अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो अक्सर अलग ही रहता है। सर्कस की एक बेटी भी है जिसका नाम है एनी। एनी की एक किडनी खराब है, इस वजह से उसे ज्यादातर ट्रीटमेंट पर रहना पड़ता है। एनी की इस प्रॉब्लम की वजह से उसके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी है, इतनी कमजोरी कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं रह सकती। खैर, अब सर्कस अपनी बेटी को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। एनी का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तब एनी सर्कस से कहती है कि पापा मुझे कोई कहानी सुनाओ। तब सर्कस उसे कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक समय की बात है, एक मछुआरे को एक दिन पानी में एक लड़की मिलती है। वो लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वो मछुआरा उसे अपने पास रखने लगता है। एनी कहती कि मुझे लगता है कि वो एक जल परी होगी, क्योंकि जल परियां ही पानी में जिंदा रह सकती हैं। दोस्तों, दरअसल सर्कस ये कोई कहानी नहीं बल्कि अपने साथ हुई आज की घटना बता रहा था। वो अपनी इस कहानी को पूरा नहीं कर पाता, इस वजह से एनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। खैर, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद सर्कस एनी को अपनी एक्स वाइफ के घर लेकर जाता है। इन्हें वापस आने में काफी देर हो गई थी, इस वजह से सर्कस की एक्स वाइफ उसे काफी कुछ उल्टा सीधा सुनाती है। सर्कस की एक्स वाइफ को नशे की लत है, यही वजह है कि इन दोनों में डिवोर्स हुआ था। खैर, इसके बाद अगले दिन सर्कस उस लड़की के पास जाता है। सर्कस उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कभी होगा कि मेरे जाल में कोई लड़की फंसेगी। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई मेरा सपना है, लेकिन तुम हकीकत में हो। खैर, कोई बात नहीं, अब मुझे मछलियां पकड़ने के लिए जाना होगा। तब वो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सर्कस कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, लड़कियों को मछलियां पकड़ने के लिए ले जाना ठीक नहीं होता। तब वो लड़की कहती है कि क्या पता मैं तुम्हारे लिए लकी साबित हो जाऊं। ये सुन सर्कस भी उसे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाता है। सर्कस उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तब वो लड़की कहती है कि वैसे तो मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तुम मुझे ऑनलाइन कहकर बुला सकते हो। सर्कस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे इस नाम का मतलब क्या है। तब ऑनलाइन बताती है कि कोई ऐसा जो पानी से आया हो। अब इसके बाद सर्कस मछलियां पकड़ना शुरू करता है। उस टाइम ही ऑनलाइन भी एक गाना गाना शुरू करती है और देखते ही देखते अब सर्कस के जाल में बहुत सी मछलियां आने लगी। ये देखकर सर्कस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऑनलाइन कहते कि देखा तुमने, मैं तुम्हारे लिए लकी हूँ। खैर, अब सर्कस उन मछलियों को लेकर मार्केट में बेचने के लिए जाता है, जिसके उसे बहुत ही अच्छे दाम मिलते हैं। आज कई सालों में सर्कस के हाथों में इतने सारे पैसे आए थे, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो ऑनलाइन के लिए एक ड्रेस भी लेता है, लेकिन अंडरगारमेंट्स खरीदने में उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वो उन्हें चुरा लेता है। इसके बाद सर्कस अपनी बेटी एनी से मिलता है और वो अपनी कहानी कंटिन्यू रखते हुए उसे बताता है कि वो जो मछुआरा था ना, वो जब भी उस लड़की को अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए लेकर जाता है तो वो लड़की गाना गाती है, जिससे उस मछुआरे के जाल में बहुत सी मछलियां आ जाती हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि वो जिस लैंग्वेज में गाना गाती है वो लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आती। तब एनी कहती है कि वो जल परी है, क्योंकि जल परियां अक्सर अपनी दूसरी भाषा में गाना गाती हैं और वो अपने गानों के थ्रू किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये मैंने किताबों में पढ़ा था। खैर, इसके बाद सर्कस ऑनलाइन के पास आता है। वो उसे पहनने के लिए नए कपड़े देता है। जिस तरह सर्कस ऑनलाइन की देखभाल कर रहा था, ये चीज ऑनलाइन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। सर्कस ऑनलाइन से पूछता है कि तुम यहाँ पर और कितने दिनों तक रहने वाली हो।
तब ऑनडाइन कहती है कि तुम बताओ मैं तुम्हारे पास कब तक रह सकती हूँ। सर्कस कहता है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर यहीं पर रहो, जो सुनकर ऑनडाइन को बहुत अच्छा लगता है। खैर अब थोड़ी देर बाद ऑनडाइन जब नहा रही होती है तो उसके पास सर्कस की बेटी एनी आती है। एनी ऑनडाइन को देखकर समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मेरे पापा मुझे कहानी सुना रहे थे। ऑनडाइन से पूछती है कि क्या तुम जल परी हो और तुम्हारे पास क्या पावर्स हैं, और क्या तुमने अपने सूट को कहीं पर छुपा दिया है। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जल परियां जब भी जमीन पर आती हैं तो वो अपना सूट छुपा देती हैं। ऑनडाइन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, बस वो उसे देख कर मुस्कुरा रही होती है। वहीं इधर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑनडाइन को ढूंढने के लिए आया था, पर उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ऑनडाइन कहाँ पर है। अब सर्कस को भी कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि शायद हो भी सकता है कि ऑनडाइन जल परी हो। खैर अगले दिन सर्कस एक बार फिर से ऑनडाइन को अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए लेकर जाता है। ऑनडाइन भी गाना गाती है और आज एक बार फिर से उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, जिससे सर्कस बहुत खुश होता है। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी वाले सर्कस की बोट को चेक करने के लिए आते हैं। उन्हें देखकर ऑनडाइन जल्दी से छुप जाती है, लेकिन उन्होंने ऑनडाइन को देख लिया। वो लोग सर्कस से पूछते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। तब सर्कस कहता है कि ये मेरी लवर है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात वो ऑनडाइन से भी पूछते हैं। तब ऑनडाइन भी कहती है कि हाँ, सर्कस जो भी कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच है। अब ये कंफर्मेशन होने के बाद वो सिक्योरिटी वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सर्कस ऑनडाइन से कहता है कि तुम ज्यादा समय तक ऐसे छुप कर नहीं रह सकती, तुम्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो लोग तुम्हें देख ही लेंगे। खैर इसके बाद सर्कस ऑनडाइन को अपनी बेटी एनी से मिलाने के लिए लेकर जाता है। एनी कहती कि मैं ऑनडाइन से पहले ही मिल चुकी हूँ। अब हम धीरे धीरे कर ये देख पाते हैं कि ऑनडाइन और एनी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। ऑनडाइन एनी से कहती कि तुम आखिर स्विमिंग क्यों नहीं करती। तब एनी कहती कि मुझे पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं डूब न जाऊं। तब ऑनडाइन कहती कि अच्छा चलो मैं तुम्हें अपने साथ पानी में लेकर चलती हूँ, जिसके बाद वो उसे पानी में ले जाकर स्विमिंग सिखाती है। अब तभी ऑनडाइन के पैर से कुछ लगता है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो वो कोई जाल जैसे दिखने वाली चीज थी। ऑनडाइन उसे देखकर एकदम हड़बड़ा सी जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद उसे इसी चीज की तलाश थी। एनी को ऐसा लगता है कि ये ऑनडाइन की वही ड्रेस है जिसे छुपाने के बाद वो हमारे साथ रह सकती है। दरअसल एनी को पूरा यकीन होता है कि ऑनडाइन एक जलपरी है। एनी उससे कहती कि तुम अपने सूट को जमीन में दफना दो, इसके बाद तुम हमारे साथ रह सकती हो। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक गड्ढा करके उस जाल को दफना देते हैं। ऑनडाइन एनी से कहती है कि तुम कभी भी इस बारे में किसी को मत बताना। एनी भी कहती है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगी। खैर इसके बाद ये दोनों एक कंपटीशन देखने के लिए जाते हैं और यहाँ पर वो आदमी भी होता है जो कि ऑनडाइन को ढूंढ रहा था। दोस्तों दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑनडाइन का हस्बैंड है। इधर एनी जब यहाँ पर होती है तो उसे ऐसा लगता है कि ऑनडाइन एक जलपरी है और अगर मैं कहीं पर भी मरने के लिए जाऊंगी तो वो मुझे बचा लेगी। ये सोचकर वो पानी में कूद जाती है। ये देखकर ऑनडाइन भी जल्दी से पानी में जाती है और उसे बचाकर ऊपर ले आती है। सर्कस ने भी सब कुछ देख लिया होता है और अब जब सर्कस एनी को अपनी एक्स वाइफ के घर छोड़ने के लिए जाता है तो उसकी एक्स वाइफ उसे बहुत ही ज्यादा सुनाती है। इसके बाद वो अपने साथ ऑनडाइन को लेकर अपनी उसी जगह पर आ जाता है। सर्कस यहाँ पर ऑनडाइन को बताता है कि कई बार मैंने अपनी बेटी की कस्टडी अपने हाथों में लेने की कोशिश की है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं ऐसा कभी भी नहीं कर पाया। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऑनडाइन उसे समझाने के लिए उसके पास आती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगे। दोस्तों दरअसल ये दोनों अब एक दूसरे से धीरे धीरे कर प्यार करने लगे। वहीं इधर सर्कस के पास ऑनडाइन का हस्बैंड आता है और उससे ऑनडाइन के बारे में पूछता है, लेकिन सर्कस कहता है कि मुझे ऑनडाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो आदमी सर्कस का पीछा करते करते उसका घर का पता ले लेता है और इसके बाद जब सर्कस नहीं होता तो वो उसके घर पहुंचता है। यहाँ पर ऑनडाइन उसे आता हुआ देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से पीछे के रास्ते से भाग जाती है। खैर अब थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर सर्कस आता है तो उसे कहीं पर भी ऑनडाइन दिखाई नहीं देती। वो आसपास में सभी जगह उसे देखता है, लेकिन ऑनडाइन कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन अब जब वो एक नदी के किनारे पहुंचा तो वहाँ पर वो देखता है कि ऑनडाइन एक जगह पर बैठी हुई है। ऑनडाइन उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आ चुका है, काश मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर रह सकती। खैर इसी तरीके से धीरे धीरे कर दिन बीतते रहे, लेकिन एक दिन ऑनडाइन का हस्बैंड ऑनडाइन को ढूंढ ही लेता है। वो उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम इस जगह से बिलोंग नहीं करते। लेकिन ऑनडाइन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अब मैं यहीं पर रहूंगी। इसके बाद अगले दिन हम ये देख पाते हैं
कि सर्कस की जो एक्स वाइफ होती है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है आज उसके कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है। सर्कस भी उसे संभालने के लिए उसके पास जाता है। सर्कस की एक्स वाइफ यहाँ पर सर्कस से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अब मैं किसी के साथ रहने लायक हूँ। मेरी वजह से मेरा बॉयफ्रेंड भी मारा गया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एनी को अपने साथ रखो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें एनी को अपने साथ रखना है तो तुम्हें ऑनडाइन का साथ छोड़ना होगा। अगर तुमने ऑनडाइन को अपने साथ रखा तो मैं अपनी बेटी को वापस अपने साथ ले जाऊंगी। सर्कस को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो हमेशा से चाहता था कि उसकी बेटी उसके साथ रहे, लेकिन कभी भी उसकी कस्टडी उसे नहीं मिली। अब जाकर उसके पास ये मौका आया है, लेकिन आया भी कैसे। इसके बाद यहाँ पर सर्कस की एक्स वाइफ सर्कस से कहती कि क्या तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक कर सकते हो। सर्कस भी उसे अपनापन फील कराने के लिए उससे मना नहीं कर पाता। हालांकि सर्कस ने कई सालों से शराब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज कई सालों के बाद वो ड्रिंक कर लेता है। खैर, इसके थोड़ी देर बाद वो ऑनडाइन के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करती और मुझे अपनी बेटी को भी अपने पास रखना है। वैसे वो ऑनडाइन को अपने से अलग तो करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बेटी के लिए ये उसे करना ही होगा। कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता है कि ऑनडाइन एक जलपरी है। इस वजह से उसे आगे चलकर दिक्कतें भी हो सकती हैं। सर्कस ऑनडाइन को एक आइलैंड पर ले जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। ऑनडाइन चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सर्कस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। खैर, अगली सुबह जब उसकी बेटी टीवी देख रही होती है तो टीवी पर एक सिंगर आता है। वो सिंगर सेम वही गाना गा रहा था जो कि ऑनडाइन गाया करती थी। ये सुनने के बाद सर्कस को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि ऑनडाइन कोई जलपरी नहीं बल्कि इंसान ही है। वो अभी तक ये समझता था कि वो जो गाना गाती है वो कुछ अलग ही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये चीज पता चलने के बाद सर्कस को अपनी इस इतनी बड़ी गलती का एहसास होता है। वो वापस से उस आइलैंड पर जाकर ऑनडाइन को ढूंढता है, लेकिन ऑनडाइन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसने जब एक दूसरे आइलैंड पर जाकर देखा तो वहां पर उसे ऑनडाइन मिल गई। दरअसल ऑनडाइन को जब कोई भी होप दिखाई नहीं दी तो वो तैरकर इस दूसरे आइलैंड पर आ गई। ऑनडाइन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे बुरी तरीके से ठंड लग रही होती है। तब सर्कस जल्दी से अपना कोट निकालकर उसे पहनाता है। सर्कस यहाँ पर ऑनडाइन से कहता है कि अब मैं ऐसे नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। तब ऑनडाइन उसे बताती है कि मैं रोमानिया से आई हूँ। हालांकि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करता है, और तो और वो मेरा यूज अपने इलीगल बिजनेस में भी करता है। उसका काम होता है नशे की चीजों को सप्लाई करना, और इस चीज में उसने मुझे भी शामिल कर लिया था। अब एक दिन जब हम समुद्र के रास्ते कुछ माल डिलीवर करने के लिए जा रहे थे, तब हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बाद मेरे हस्बैंड ने उन नशीली चीजों को मुझे देकर मुझे पानी में उतार दिया। मैं लगातार तो तैरती रही, लेकिन कुछ घंटों बाद ही मैं बेहोश हो गई, और जब मुझे होश आया तो मैं तुम्हारे जाल में थी। सर्कस को ऑनडाइन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो ये फैसला करता है कि वो अब ऑनडाइन को अपने साथ ही रखेगा। वो उसे अपने घर ले आता है, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही ऑनडाइन का हस्बैंड था, जिसके साथ वहाँ पर कुछ आदमी भी थे और उनके पास गन्स थी। ऑनडाइन का हस्बैंड ऑनडाइन से कहता है कि मुझे मेरा वो बैग चाहिए जो तुम अपने साथ लेकर गई थी। तब ऑनडाइन कहती कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें वो बैग दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें हम सबको छोड़ना होगा। दोस्तों, दरअसल कुछ दिनों पहले जो एनी और ऑनडाइन को जाल जैसे दिखने वाली चीज मिली थी, जिस चीज को उन्होंने गड्ढे में दफनाया था, वो कुछ और नहीं बल्कि वही नशीले पदार्थ थे। खैर, इसके बाद जब ये लोग उस जगह पर जाते हैं और वहाँ पर खोदते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। दरअसल एनी ने उसे कहीं और छुपा दिया था। एनी को ये डर था कि कहीं अगर ऑनडाइन का वो सूट किसी को मिल गया तो ऑनडाइन यहाँ से चली जाएगी। ऑनडाइन एनी को बहुत ही ज्यादा समझाती है कि देखो बेटा, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाली, तुम मुझे उसका पता बता दो। तब एनी भी बता देती है कि मैंने उस चीज को शिप के पास पानी में एक जगह पर छुपा रखा है। ये सब के सब उस जगह पर जाते हैं। वो सब के सब जब उस बैग को नीचे से खींच रहे थे तो यहाँ पर ऑनडाइन अपने हस्बैंड को धक्का दे देती है। दरअसल ऑनडाइन को ये पता होता है कि उसका हस्बैंड उसकी जरूरत की चीज मिलने के बाद भी उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो पहले से ही एक क्रिमिनल है। ऑनडाइन के हस्बैंड को तैरना नहीं आता, वो चिल्लाता रहता है, लेकिन ऑनडाइन उसे बचाने के लिए नहीं चाहती, और इस तरीके से ऑनडाइन का हस्बैंड मारा गया। खैर, इसके बाद यहाँ की पुलिस ऑनडाइन को पकड़ लेती है, क्योंकि ऑनडाइन यहाँ की रहने वाली नहीं थी, वो रहने वाली थी रोमानिया की। यहाँ की पुलिस उसे उसके देश भेजने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन सर्कस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता।
आप तभी सर्कस के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो ऑनडाइन से शादी कर ले, तब ऑनडाइन भी यहाँ की नागरिक हो जाएगी, जिसके बाद कोई भी उसे इस देश से बाहर नहीं निकाल सकता। वो ऐसा ही करता है, वो ऑनडाइन से शादी कर लेता है। ऑनडाइन और सर्कस की शादी से एनी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी और इस तरह ऑनडाइन अब सर्कस के साथ ही रहेगी। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।